To Nimrana and the villages around there, which is quite a remarkable development. Yeah. Because so many factories have come in, Yeah. and you can see a village transform. So when we were kids, Papa took us to Nimrana and we'd gone there on a picnic and we got attacked by bees. I think my dad got like 25 or something. Wow. I got, my mother like covered me with a blanket. Acha. I got 9 or something. She was protective. That's good. Yeah. Here there's Ranthambore. Have you been there? I've been to Ranthambore before. Of course, I came just for the yatra, so I don't see the safari. There's 16 cubs there now. So everybody who's going there is seeing 3 or 4 tigers. Right. So what is your view about what's going on economically in India, in the world? We were just discussing, the United States and China. So the next year is going to be more difficult than this one. Of course, this one had lots of difficulties with the war and all that. But because growth is going to slow in the world more generally, people are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem. And that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. See, the problem with the growth numbers is that you have to understand what you're measuring with respect to. If you had a terrible quarter last year and you're measuring with respect to that, you look very good. So ideally what you do is look before the pandemic in 2019 and look at now. And if you look at 2022 vis-a-vis 2019, it's about 2% a year. That's too low for us. And what do you attribute that to? Pandemic was part of the problem, but we were slowing before the pandemic. We had gone from 9 to 5. And we haven't really generated reforms which will generate growth. इसमें हिंदुस्तान में एक और चीज़ हो रही है, 4-5 पूंजीपति बहुत अमीर हो रहे हैं और हर बिजनेस में वो जा पा रहे हैं और बाकी हिंदुस्तान जो है वो पीछे रह रहा है. जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है और फिर ये 5, 6, 10, 15 लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है. एक के सपने पूरे हो रहे हैं, एक के सपने नष्ट हो रहे हैं. तो ये इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सिर्फ वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में नहीं है. ये जो अपर मिडिल क्लास है, उनका तो आय बढ़ गया है पैंडेमिक में, क्योंकि वो घर से काम कर सकते थे. और जो गरीब लोग हैं उनको फैक्ट्री में जाना पड़ता था और फैक्ट्री बंद हो गई तो मासिक आय नहीं आई उनको. तो ये डिवाइड जो है पैंडेमिक में बढ़ गया. और जो सबसे गरीब है उनको तो मिलता है ये राशन में, उनको सब कुछ मिलता है. जो अमीर है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है. जो बीच में है, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ. नौकरी तो बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है. तो उनका तो काफ़ी नुकसान हुआ है और उनकी तरफ हमें देखना है. और जो नीति हम बना रहे हैं उनके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि दर्द वहाँ पे बहुत ज़्यादा है. और ये भी है कि आप जो कह रहे हैं कंसंट्रेशन हो रहा है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसको भी देखना है. हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए हमें लड़ना है. मतलब मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं. मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म तो ये जो छोटे बिजनेसेस हैं वो भी अच्छे हैं देश के लिए. बड़े बिजनेस भी अच्छे हैं, लेकिन मोनोपोली अच्छा नहीं है. रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर से भी मिल सकता है. तो उसमें फूड प्रोसेसिंग है, उसमें कोल्ड चेन है, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट है, वो सब है. तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी हो सकता है, आपका कहना है? सेकेंड ग्रीन, एक नए तरीका का ग्रीन, नए तरीका का वेजिटेबल्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, ये सब हो सकता है. और प्रोसेसिंग करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का लेबर यूज़ करना चाहिए. और खेत के पास. और मेरे ख्याल में उसका भी एक ग्रीन कंपोनेंट है. अगर आप सब
ये प्रोसेसिंग खेत के पास करते हैं, जो आप इधर उधर बेच देंगे उसका वेट भी काफ़ी कम हो जाएगा ना, तो इसलिए एनर्जी कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। और अगर हम आगे देखेंगे तो एनर्जी कंजम्पशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसको कम करना चाहिए। और यूएस में क्या हो रहा है? यूएस में और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है? अभी वहाँ पे तो महंगाई तो बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा, और महंगाई कम करने में ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वहाँ का RBI फेडरल रिजर्व या यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और इसलिए ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, और उससे तो उत्पादन की गति तो कम हो जाएगी। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे अगले साल, तो उससे तो एक्सपोर्ट्स तो काफ़ी कम हो जाएंगे और हमारा ग्रोथ, हमारा उत्पादन की गति भी काफ़ी कम हो जाएगी। जब मैं महाराष्ट्र से निकल रहा था तो वहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं वो कह रहे थे कि बांग्लादेश ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया है और उन्होंने एक्सपोर्ट पॉलिसी से अपनी पूरी वहाँ पे इंडस्ट्री को बहुत कम्पिटिटिव बना दिया। इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये हमें करना चाहिए, कैसे करा जा सकता है? एक तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल्स। वो कपड़े बनाते हैं, बेच और एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ किए हैं जो दैट हैज़ हेल्प देम सक्सीड। एक तो दे अलाउ बिग फैक्ट्रीज, नॉट स्मॉल फैक्ट्रीज, क्योंकि स्केल इकोनॉमीज की ज़रूरत है, तो they allow big factories. I think labor is largely women, so they employ a lot of women in the textile industry, and the policy is very predictable. It doesn't change. So that industry has just taken off because it's using low-skilled workers. On my way, I found out that जो बेल्लारी है वो जीन्स प्रोडक्शन का सेंटर था, और वहाँ पे 4.5 लाख लोग काम करते थे। कपड़ा गुजरात से आता था और स्टिचिंग बेल्लारी में होती थी, और वो लोगों के घरों में होती थी। कोई एक पीस बनाता था, कोई सिलता था, कोई धोता था, वो पूरा डिसेंट्रलाइज था सप्लाई चेन। और GST और नोटबंदी ने उसको ख़त्म कर दिया, और वो एक्चुअली वो इंडस्ट्री अंग्रेज़ों के टाइम से है। 4.5 लाख लोग काम करते थे, आज वहाँ 50,000 लोग काम करते हैं, और वो सब मतलब ख़त्म हो गया। तो अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी है, बट उसको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे क्लस्टर्स हैं हिंदुस्तान में जो अलग अलग चीज़ बनाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, तो उस पे फोकस करके, उनको मदद करके, उनको सपोर्ट देकर भी वहाँ पे इंडस्ट्री बनाई जा सकती है, बन सकती है। वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंस, क्रेडिट लोन्स देना चाहिए उनको, और ये जो आप कह रहे हैं सर्टेनिटी अबाउट पॉलिसी, कि ऊपर नीचे नहीं जाएगा ये जो पॉलिसी, एक दिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, एक दिन हाँ एक्सपोर्ट ज़रूर कीजिए, नहीं, स्टेबिलिटी। तो मुझे एक बात समझाइए, आप RBI में थे, अब हिंदुस्तान में एक व्यक्ति 2 लाख करोड़ रुपए का लोन ले सकता है, मतलब उसको पूरे के पूरे बैंक का पैसा मिल जाता है, मगर जब छोटा किसान या छोटा बिजनेस वाला बैंक लोन लेने जाता है तो उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और एक्चुअली बड़ा वाला भी ज़रूरी है, छोटा वाला भी ज़रूरी है, मगर छोटे वाले को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, छोटे वाले बिल्कुल इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो ये होता क्यों है और इसको बदला कैसे जाए? अभी बदल सकते हैं, और ये जो आप पहले कह रहे थे इंफॉर्मेशन, ये जो छोटे जो बिजनेसेस हैं उनका तो एक वो तो बेचते हैं और एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, उनका सेल्स है। अगर वो सेल्स अगर बैंक को मालूम पड़ता है कि ये जो सेल्स काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो वो ऋण दे सकते हैं, दे कैन लेंड, बट
we need that information to be collected and to made available. वो हो रहा है. अभी ये जो फिनटेक चल रहा है इंडिया में, उसमें they are starting to think about all this. But in India everything needs to be 10 times. But see, I don't know of a single Indian company that जो small medium company थी और अब बहुत बड़ी कंपनी हो गई. Right? मगर अगर आप US में देखें तो छोटी सी कंपनी 5, 7, 10 साल में बड़ी हो जाती है. तो ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं होता? You're absolutely right. Too many of our small firms don't grow big. They die or they stay strong. So why is that not happening? That is needed. You need a path to grow. So here's the problem. They get used to some of the benefits of staying small. वो इंस्पेक्टर नहीं आता है, आप जीएसटी, आप टैक्सेस नहीं देंगे तो कोई आपको ट्रबल नहीं करेगा. तो they stay under the radar screen of the government instead of being helped by the government. What you need is, ठीक है, you stay under the radar screen until you get a business which works. But then once you start growing, I'm going to look at you, but I'm going to help you. I'm not going to just tax you. I'm not going to just make your life miserable with... We need that situation, right? So many of these small businesses get benefits. Now, as soon as they become bigger, we take away those benefits. Right. So there's no incentive to grow bigger. Why not instead say, okay, if you grow bigger, you will have these benefits for 5 years. Yeah. Then they will come off. Yeah. But then by that time you're so big, you don't care. Right. So can we do things like that? So you're saying that to make a transition from a small business to a big business in India, there's a huge cost that has to be sort of managed. Absolutely. Absolutely. And the cost is rent seeking in some way. Today is largely rent seeking. Exactly. You see how many firms are stuck at 10 workers or 20 workers, because that's when the regulations start kicking in. I was thinking about it, the only one I can think of the top of my head is Haldiram's, which went from being a small fellow and he scaled up. And there are a couple of them, but they're not as many as they should be. We need many Haldirams, right? We need many Haldirams, and of course we have some of our tech firms that have grown very, very big. But we need far more of that. And you're exactly right, it's the growth which creates the jobs. Small firms by themselves don't create so many jobs. It's when they grow that they create so many jobs. We need to make that possible. अच्छा, बहुत सारे किसान मुझे कहते हैं कि जैसे ही उनकी फसल आती है वैसे ही कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को ट्विक कर देती है और उनके दाम उसी दिन गिरते हैं जब उनकी फसल उनके हाथ में आती है. ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. हम कहते रहते हैं कि हम किसान के लिए हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है और इंपोर्ट पॉलिसी है वो मिडिल क्लास के लिए, वो सिटीज़ में अर्बन मिडिल क्लास के लिए बनता है. अगर प्याज का दाम बढ़ जाता है तो हम इंपोर्ट करते हैं और बेचारा फार्मर जो किसान है के लिए दाम तो गिरते हैं. तो मेरे ख्याल में एक स्टेबल पॉलिसी होना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट. हाँ, अगर दाम इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंपोर्ट तो कर सकते हैं. ये जो एक्सपोर्ट बैन्स है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट बैन्स तो किसान के खिलाफ है. अगर आप किसान को कहते हैं कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में उनको बेचना पड़ता है और दाम तो कुछ नहीं मिलता. So how does one think about this unemployment issue, because it's everywhere. You know, I speak to kids and I ask them what you want to do, and they only answer five things. You know, lawyer, doctor, IAS, military, engineer. And so the imagination is, for most kids in India, is that we can only do these 5 things. And then the other thing is, most of them are not hopeful of getting even those jobs. नहीं, बेरोजगारी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और बात यह है कि लोग सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते हैं क्योंकि उसमें पेंशन है, ये है, वो है और सिक्योरिटी है. और वो ढूंढते हैं, इम्तहान देते रहते हैं. और आप जानते हैं कि बहुत ही कम लोग सरकार में काम कर सकते हैं. अगर आप पूरे जो नौकरी है सरकार में आप उनको अगर ओपन भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1%, 2% वहाँ पे एम्प्लॉय हो जाएंगे. तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना है, क्योंकि वहाँ पे नौकरी रोज़गारी आगे बढ़ा सकते हैं वहाँ पे.
और एक तो प्राइवेट सेक्टर, एक एग्रीकल्चर में अगर हम टेक्नोलॉजी ले आते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे भी नौकरी पैदा हो सकते हैं। और ये जो फॉर्मल सेक्टर है हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं, ये PLI स्कीम वगैरह, लेकिन हमें सर्विसेज को भी देखना है कि क्योंकि सर्विसेज में नौकरी काफ़ी ज़्यादा नौकरी पैदा हो सकती है। और आप पहले कह रहे थे कि अब एक नए तरीके की सर्विसेज की नौकरी आ रही है। ज़रूर, आजकल ये जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं वो पहले अमेरिका में बेचते थे अपने सर्विसेज और इंडिया में बैक ऑफिस का काम करते थे, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये वो। आजकल वो इंडिया में कंसल्टेंट्स एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं जैसे कि वो अमेरिका में हैं और प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं जूम पे। दे आर actually as if they are working in America, which means they get much higher salaries. बट इसके लिए अंग्रेजी की ज़रूरत है। अंग्रेजी की ज़रूरत है और हायर एजुकेशन की ज़रूरत है, और हायर एजुकेशन के लिए प्राइमरी एजुकेशन चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन चाहिए। तो अभी आप जानते हैं ये पैंडेमिक हुआ है और काफ़ी सारे बच्चे अभी स्कूल नहीं गए, 2 साल के लिए नहीं गए, ना सिर्फ सीखे नहीं 2 साल के लिए, लेकिन भूल भी गए। तो अभी देर 3 years बिहाइंड देयर क्लास, टाइम ज़ाया हो गया उनका। हाँ, तो अब क्या करेंगे, हम उनको वापस ले आते हैं और वी डोंट टेक इनटू अकाउंट कि दे नॉट एबल टू डील विद द क्लास देयर इन। So the problem is we're going to suffer. These kids are not going to be able to do the high quality work. So we have to pay a lot more attention to education. One of the things that I'm noticing while I'm walking is what's being done to the small and medium businesses in this country. And, you know, the backbone of employment in the country, and all of them are complaining, and they're complaining of an unfair GST. They're complaining, of course, of demonetization, COVID, but they're also complaining of no support for small businesses, and most of them can't ever imagine transforming from a small business to a big business. That just, it's not even in their mind. Like I asked them, you know, so do you see yourself actually scaling up? And they're like, well, no, that's impossible. So how do you think about that issue? No, so we have gone about this process of maybe unintended formalization. Demonetization forced a lot of companies that were informal to go out of business. GST is forcing a lot of small companies that earlier didn't pay significant taxes. Now it's forcing them to pay taxes, and they're uncompetitive if they start paying taxes. So this dual economy is being shut down. And of course, you know, you need to create some reason for them to become formal. If, for example, they could get more credit from the bank as they became more formal, they could show their receipts, they could show but credit is also very slow right now. So the benefits of formalization are not there, the costs of formalization are there. Right. And so many of them are hurting. Now, what is true is as they shrink, our bigger firms are doing very well because they're occupying some of the space. So in a sense, the inequality between firms is increasing. You look at profitability amongst the big firms, it's very good. And they could also raise money during the pandemic, which our small firms couldn't. What you want is to give the small fellow a chance to sell and not put a whole lot of burden on him. The big fellow can take care of paying the taxes and all that. तो ये अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखें, एक बहुत क्रांतिकारी कदम स्वतंत्रता आंदोलन से आया, उसके बाद हरी क्रांति हुई, उसके बाद सफ़ेद क्रांति हुई, उसके बाद जो कंप्यूटर रेवोल्यूशन हुआ, तो अब क्या रेवोल्यूशन हो सकता है? 2 तरह के रेवोल्यूशंस है। एक तो मैं अभी हम बात कर रहे थे सर्विस रेवोल्यूशन। हम यहाँ से अमेरिका में काम कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू अमेरिका। ओके, दैट इज़ वन। जैसे डॉक्टर हैं, दे कैन प्रोवाइड टेलीमेडिसिन सर्विसेज टू द US एंड अर्न अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Our service exports are 250 billion. Just grow that. That will make us a superpower in exports. So एक वो है। दूसरा ये है, आप हरी क्रांति के बारे में बात कर रहे थे, ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन
we have a new kind of green revolution. Yes, sustainability, emissions. If we push on that, we can be at the frontier, building windmills, building solar plants, making our buildings green. And the most damage from climate change will be in South Asia. You've already seen Bangladesh suffer, you've seen Pakistan suffer. India is not far behind. We occupy the same territory. So we have to push very hard for a green revolution elsewhere. But also we can be at the forefront because everybody is trying to get in. We can make a lot of windmills, solar, because we have a huge demand. But we can also, innovate. And so I think there are lots of possibilities. But we should be forward thinking. मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है. तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है. मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे हैं और उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे. मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही. स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है और मैं देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो. और जो सॉर्ट ऑफ रिलेटिवली फाइनेंशियली कमज़ोर लोग हैं वो भी इसमें वो अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं. तो इसमें काफ़ी रिस्क होता है. तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो रिटेल इन्वेस्टर है, बिल्कुल नया है और मतलब थोड़ा सा पैसा है उसके पास, वो पूरा का पूरा इसमें डाल रहा है. ज़रूर, वो समझते नहीं है. वो देख रहे हैं कि इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा है तो इसमें हम पैसा डालेंगे. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एनालाइज नहीं करते कि रिटर्न क्यों है, कहाँ से आया. अभी आप देखते हैं अमेरिका में ये जो क्रिप्टो करेंसी का प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी रिटर्न बहुत ही ज़्यादा था. बिटकॉइन 2-3 पैसे के लिए बिकता था, $67,000 तक पहुँच गया. अरबपति बन गए बहुत सारे. हाँ, तो और अभी गरीब फिर से हो गए ना, क्योंकि उसके बाद गिरा है. और ज़्यादातर गरीब लोग वो तब खरीदते हैं जब $67,000 पे है, मतलब हाइट पे, और फिर वो देखते हैं कि बस गिरता रहता है. क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं वो तब बेचते हैं और जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनके पास वो फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन नहीं है, वो तब खरीदते हैं. मगर ये जो प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम, ये हमने स्टॉक मार्केट की बात की, मगर ये इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम मुझे लगता है, मतलब सड़कों पे चल के मैं सुन रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम बहुत गहरी है, ख़ास तौर से गरीब लोगों में, किसानों में, गरीब लोगों में. ज़रूर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, दी नहीं जाती है. इसलिए हम कहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए, कि उनको बताना चाहिए ये तुम्हारे हक हैं, दीज आर योर राइट्स, एंड जो बेचते हैं they cannot violate these rights. Are you enjoying this? It's nice. You like it? How can you not enjoy this view? But also, it's I think you're doing this सांप्रदायिक एकता और शांति के लिए आप पदयात्रा पे जा रहे हैं. I think that is something the country needs, regardless of what political party you're in. It has to be, भारत को जोड़ना है. बिल्कुल. एंड पीस और शांति से, भाईचारे से फ़ायदा होता है. और अगर आप सोचेंगे, कोई कह रहा था कि आपने एक भाषण में ये कहा था कि which house can stand when the brothers are fighting? Yeah, it can't. They have to be, you have to have internal harmony to have external security. ये काफ़ी लोग कह रहे हैं हाँ we can fight internally, we will suppress this minority, suppress that, and we will be strong outside. नहीं हो सकता है. नहीं, ये एक बात है, मगर दूसरी बात जो उतनी ही ज़रूरी है कि आज की दुनिया में जहाँ अमेरिका, चाइना, यूक्रेन, सब जगह नफ़रत फैल रही है, उस दुनिया में हिंदुस्तान रास्ता दिखा सकता है. ज़रूर. और हिंदुस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है. ज़रूर. और ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा ये कल्चर है और ये हमारी स्ट्रेंथ है.
और लोकतंत्र भी हमारा स्ट्रेंथ है। और मेरे ख्याल में काफ़ी लोग काफ़ी देश हमारी ओर देख रहे हैं कि इंडिया का क्या कहेगी, इंडिया क्या एग्जाम्पल सेट करेगी। और इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं।